बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूँ शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया, माय प्लेजर। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके हवाले से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे आईएसपीआर की जानिब से जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इतना सख्त मौक़िफ़ दिया गया है, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। इसके साथ हमारे पास आज़म सवाती साहब का टॉपिक होगा कि उनकी बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एक वीडियो को लेके, जिसके बारे में एफआईए की वजाहत भी आ चुकी है, लेकिन वो बज़िद हैं कि वीडियो बनाई गई है और वो असली भी है। तो उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। अमरीकी सियासत के हवाले से हम बात करेंगे और इसके साथ-साथ सैलाब ज़दगान जो हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर हमारी बात होगी एनवायरनमेंट को लेकर कि भारत का न्यू दिल्ली जो है वो पोल्यूटेड तरीन शहरों में आज शामिल है। और कुछ हम बात करना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर कातिलाना जो हमला हुआ, ऑल्दो उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। एक वाक़या हुआ यहाँ पर और उसके ऊपर 4 दिन लग गए। एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी, इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे। जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं, पंजाब में जो इत्तेहादी जमात है पीटीआई की, उनके और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफ़ात मौजूद थे। एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हो रही थी। हालाँकि ये बात भी सामने आई कि पीटीआई की अपनी हुकूमत है, लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है? इल्ज़ामात की सियासत चल रही थी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? शाज़िया, आज दर हकीकत एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। आज थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये मिसाइल पिछले हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर कुछ तरह के कई वाक़यात हुए हैं जिनके ऊपर रोशनी डालना जरूरी है। लेकिन इसको मैं आज फिर एक दफा फिर बात शुरू करने से पहले कहूंगा, मेरा किसी पाकिस्तानी किसी सियासी पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ना मैं नून लीग के साथ मेरी एफिलिएशन है, ना पीपल्स पार्टी के साथ है, ना पीटीआई के साथ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं तशद्दुद पे बिलीव नहीं करता। खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ ज्यादती हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान का हर एंकर जो है वो एक जासूसी डाइजेस्ट का एक करैक्टर बन गया। उसके बाद उन्होंने हर एक ने अपने अपने उसके ऊपर गोलियां 4 थी, गोलियां 2 थी, गोलियां थी नहीं, गोली चलाने वाला एक था, गोली चलाने वाले 2 थे, डॉक्टर ने कहा 3 थे। एक अजीब किस्म के खान साहब के पांव पर क्यों लगी है, सर वो पांव ऊपर करके खड़े थे। मुअज्जम गोंदल के बारे में जो वो बंदा शहीद हुआ है, उसके जनाजे में एक भी पीटीआई का जो है वो लीडर नहीं गया है। ये सारी बातें इतनी हुई जिसकी मैं समझता हूं कि और अभी तक हो रही। आज पहले खान साहब ने फरमाया कि उन्होंने ट्यूसडे को शुरू करना है मार्च, अब वो जुमेरात जुमा तक चली जा रही हैं बातें। लेकिन उसमें सबसे मैं ये आखिर पे ये कहना चाहूंगा, इस चीज को शुरू करने से पहले ही शुरू करना चाहूंगा कि मेरा एक क्वेश्चन है कि लंदन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर 3 महीने में 3 चेंज हुए, क्यों हुए? वो महंगाई की वजह से हुए, वो इन्फ्लेशन, वो जो एक सप्लाई चेन है वो बहाल नहीं हो रही है, एनर्जी क्राइसिस की तरफ। लेकिन आज तक किसी ने ये सोचा है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है इन मामलात के अंदर? महंगाई ने गरीब लोगों के साथ क्या किया है? खान साहब की नजर में वो है, वो उसको आज तक उन्होंने जिक्र किया। हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो मिस्र चला गया है माहौलियात की एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। उसको पता है कि मुल्क जो है वो खत्म होने के बिल्कुल धाने में पहुंच चुका है। वहां पे गरीब लोग खाना किस तरह खा रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस ने आज उनकी डबल प्रेस सूट के अंदर उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं कि हर एक को साइड लाइन पे वो मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन मिसाइल, जो कि इस वक्त इंग्लैंड, यूके जो कि एक इकॉनमी है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कभी उनके बारे में सोचा किसी भी पार्टी ने, किसी लीडर ने भी बात की है कि आने वाले दिनों में, आपने खुद फरमाया सैलाब ज़दगान, कभी उनके बारे में उन्होंने बात की हो? अब मसला किस चीज पे शाज़िया, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे ये इमरान खान पे ये हमला हुआ है, चाहे ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस लॉन्ग मार्च का क्या इख्तिताम क्या है? इस लॉन्ग मार्च की वजह क्या है?
आपको सबको पता है एक अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरा मुल्क रुक चुका है। जी बिल्कुल। एक अपॉइंटमेंट। कभी दुनिया में कोई मिसाल आपने देखी है कि एक मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे मुल्क उल्टा हो चुका है? और मैं कई दफा कह चुका हूं कि आज भी अगर सबसे पहले आधे मसाइल आपके हल हो जाएंगे अगर आज शाम आप नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दें। जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटें पकड़नी है वो पकड़ लें, जिन्होंने अपनी अगली प्लानिंग करनी है वो कर लें। सिर्फ एक नाम की वजह से वो रुके पड़े हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद पे हमला करना है वो आगे बढ़ के हमला करें, जो कुछ होना है करें, लेकिन खुदा रहा उसका नाम अनाउंस कर दे। ये कौम पागल हो जाएगी। ये अपने कपड़े फाड़ रही है इस वक्त। ये कौम अपने ही घरों को आग लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ उस एक अपॉइंटमेंट की वजह से। सिर्फ उस एक अपॉइंटमेंट की वजह से। अब मैं खान साहब की मैं बात करना चाहूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अब मुझे इस चीज पे एतराज था। खान साहब वहां से निकले हैं 125 किलोमीटर के फासले पर जाके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए। सीएमएच भी जा सकते थे गुजरांवाला में, बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल थे आसपास, उनको छोड़ के वहां पे गए वो। मुझे एतराज, 4 गोलियां आपकी टांगों में लगी हो तो आप वहां अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का इंतजार करते हैं। और इसी तरह के बेबहा क्वेश्चन मार्क्स हैं हर जी शऊर पाकिस्तानी के ज़हन में। चले कोई नहीं, ठीक। खान साहब ने बड़े एतमाद के साथ बैठे और अपने मर्जी के 3 चैनलों को बुला के शौकत खानम के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटे की। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े मुतमिन नजर आ रहे थे। उस पर मुझे एतराज है कि उन्होंने कई दफा रेड लाइन क्रॉस की, कई दफा। उन्होंने चैलेंज की, उन्होंने ऐसी बातें की कि पाकिस्तान का हर इदारा जो है उसका किरदार मशकूक हो चुका है इस वक्त आपके पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को ना तो अदलिया पर, जिसका पहले ही नंबर 124 है करप्शन की वजह से पूरी दुनिया में, उस पर किसी का कोई एतमाद नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। आपकी असेंबलियां मौजूद ही नहीं है, उन पर कोई एतमाद नहीं है। और जब ये जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसकी मर्जी की सियासत ना हो, उसकी मर्जी की सीटें ना हो, तो वो उस असेंबली को मानते ही नहीं है। अगर ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत सियासत को मानते तो केपीके में क्यों बैठे, आजाद कश्मीर में क्यों बैठे, पंजाब में क्यों बैठे? वो सिर्फ उस सियासत और जमहूरियत को मानते हैं जहां खुद वो रूल कर रहे हैं। वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं, वो जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। जमहूरियत पे बिलीव करते हो आज अपोजिशन में बैठे होते वो असेंबली के अंदर। अब उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कई दफा रेड लाइन क्रॉस की, कई दफा उन्होंने फौज की इज्जत को पामाल किया, अदलिया को चैलेंज किया, हर चीज को चैलेंज किया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, 3 स्टेप लिए गए कमजोर किस्म के जो हालात। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन कह दिया कि जुडिशरी को मसला हल करना चाहिए। कैमरा पे पाबंदी, इनकी तकरीर पर पाबंदी लगाएगी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो ये स्टेप, और उसके बाद ISPR की एक ढीली सी एक स्टेटमेंट कि प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, हमें गुस्सा ना आ जाए। मुल्क कौमें इस तरह नहीं बचती, मुल्क कौमें इस तरह नहीं बचती। मैं समझता हूं आपके पास 2 रास्ते हैं, दोनों में से कोई एक रास्ता अडॉप्ट कर ले। आप समझते हैं अगर खान साहब इज द राइट प्राइम मिनिस्टर, आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार जैसे 4 प्राइम मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर हों, फरा गोगी जैसी 15-20 औरतें मजीद मौजूद हों, मुराद सईद जैसे और जुल्फी बुखारी जैसे 10-15 मिनिस्टर हों, फॉरेन नेशनल हों सारे, अगर यही आपकी किस्मत में, और क्या नहीं साहब, मैं भूल गया जो उनको वजीर सेहत थे जिन्होंने पैसा बनाया था, अगर इस तरह के करैक्टर जो हैं, रियाज मलिक जैसे लोग, अगर इस तरह के करैक्टर, ये 3.5 साल खान साहब का शीशा है ये, अगर यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो दे इनको। 25 करोड़ लोग अगर यही चाहते हैं पाकिस्तान की तबाही में, तो इनको दे दें इनको। अगर नहीं है बात, आप बिलीव करते हैं कि मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है, तो फिर रोकें इन चीजों को, रोकें इन चीजों। ये हल नहीं है कि रोजाना हर चौक के अंदर टायरों को आग लगा के बैठ के अपनी ही मुल्क की मुआशियत का पहिया रोक दिया जाए। आपकी सबसे पहले तो मुआशियत है ही नहीं है। आपके पास सिर्फ $7 बिलियन हैं इस वक्त बाहर से कुछ चीजें इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मेरी समझ से बाहर है, क्या चाहते हैं? एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तान की बच्चियां जो PTI के अब चैलेंज कर रही है कि वीडियो
सर्कल कर रही है सुबह से व्हाट्सएप पे, एक खातून जो है पाकिस्तान की आर्मी को गालियां निकाल रही है। वो आर्मी कौन है? वो आपके अपने पाकिस्तानी भाई बहन है वो। और आज से 3 साल पहले आप इसी आर्मी के पीछे आप कहते थे इसको बात, अगर इसी आर्मी को क्रिटिसाइज किया गया तो हम इराक और लिबिया बन जाएंगे। ये आपके पीटीआई के अल्फाज हैं। आप आज बिल्कुल उसी को ऐसा ही है। नाम लेकर के गालियां निकाल रहे हैं आप उसको। अगर आपका पाकिस्तान आर्मी के बगैर गुजारा है, आप यही चाहते हैं? आप जहां आपका सैलाब आता है, जहां जलजला आता है, सबसे पहले वो खड़े होते हैं। या तो आप खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट कहां छुप जाती है उस वक्त जब कोई भी डिजास्टर आती है? चले मैं और उसमें एक मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, इसी आर्मी के आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल विंग बनाया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। जी। इसी आर्मी के जरिए आप रूल करते हैं। यही आर्मी, यही एजेंसियां खास आपकी मूजद हैं। अगर वो आपके साथ खड़े हो तो आपको प्यारी लगती हैं, वो आपको छोड़ के साइड पे हटे तो वो मीर जाफर बन जाते हैं। आज सबसे बड़ा एतराज खान साहब को है कि न्यूट्रल क्यों है, ये वापस मुझे गोद में क्यों नहीं लेते, ये अपोजिशन के लीडरों को मार मार के मेरे पांव में क्यों नहीं फेंकते। ये सियासत है, ये जमहूरियत है। मैं उनके इस रोल पे खुश नहीं हूं। मैं इस बात के कि वो आपको वो स्पून फीडिंग करें आपको, या आपके तीनों लीडर इस वक्त जो है सारे इन्हीं की पैदावार है, मैं उस पर भी खुश नहीं हूं। मैं तो इसको सियासत जमहूरियत समझते ही नहीं हूं। इसको ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि आप आज जो कुछ भी हो रहा है, अगले दिन किसी ने अयूब खान और फातिमा जना की जब हुई थी तो उस वक्त जो फौज का बयानिया था, आपके एक सीनियर वजीर ने, पीटीआई ने अगले दिन ट्वीट उसको किया है। लेकिन मैं बहुत कई दफा आपको बता चुका हूं, आज जो कुछ भी हो रहा है इसके मूजद अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। जब तक आप नहीं पहुंचानेंगे शाजिया, जब तक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, जब तक आपने सिर्फ फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, जब तक आप हकीकी पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। हकीकी आजादी किस मतलब की, क्या कैसी बातें आप करते हैं? हकीकी आजादी आपको उस्मान बुजदार ने लेकर देनी है? मैं खान साहब का चूरन बिल्कुल खरीदता रहा हूं, मैं खान साहब का सबसे बड़ा फैन था। मैं इनकी पहली दफा विक्ट्री के लिए नफल मांग पढ़ता रहा हूं, लेकिन जब मैंने इनका असली चेहरा देखा था, खान साहब जवाब दें, वो जो मोहम्मद बिन सुलेमान की घड़ी दुबई किस तरह पहुंची, जवाब दें कौम को उसका। खान साहब जवाब दें मलक रियाज के पैसे को किस तरह इन्होंने कैबिनेट से लेकर उनको वापस किए। खान साहब जवाब दें कि वो अपनी जो यूनिवर्सिटी जिसमें से सिर्फ अभी 30 या 35 स्टूडेंट्स हैं, उसके सैकड़ों कनाल जमीन क्यों मलक रियाज से ली गई है। खान साहब के पास इन चीजों का जवाब नहीं है। खान साहब के पास इस वक्त मुझे बताएं उस्मान बुजदार का मेरिट क्या है, इसका जवाब दें अगर आप अमीरुल मोमिनीन हैं। और जब ये बातें पूछी जाती है तो आप फौरन छुप जाते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के पीछे कि वो भी गंदे हैं, वो भी करते हैं। खान साहब वो रियासत मदीना के ठेकेदार नहीं है। उनके जलसों, उनके कंटेनर्स के ऊपर अमर बिन मारूफ नहीं लिखा हुआ है। आप नौज बिल्ला इस्लाम बेच रहे हैं अपने इक्तिदार के लिए। ये ज्यादती, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती। और यही इंजाम, ये मैं जिस तरह बता रहा हूं कि इनके ऊपर जो हमला हुआ है उसको तो मैं कंडेम करता हूं, बिल्कुल कंडेम करता हूं, क्योंकि मैं तशद्दुद पे बिलीव नहीं करता। लेकिन ये जोक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एंड के ऊपर ना हकीकी आजादी है ना पाकिस्तान है उसके एंड पर। और मैं आपको बता देता हूं कि यही टीम अगर दोबारा आई, पाकिस्तान वोंट बी एबल टू सर्वाइव। पाकिस्तान वोंट बी एबल टू सर्वाइव। जो इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस है, इस वक्त यूके जो कि एक बिग इकोनॉमी है, वो अपने घुटनों के बल है इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस की वजह से। आप तो किसी खाते में नहीं। लेकिन आप बहसीते कौम, मैंने आज तक बड़ी कम कौमें देखी हैं जो अपने कपड़े और अपने घर को खुद आग लगाने के लिए तैयार हो चुके हो। आप अब तैयार हो चुके हैं, अब तैयार हो चुके हैं। अब आपको बचाया, या आप देखें अगर खान साहब आते हैं तो 3-4 साल में सिसक के मरेंगे, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर आप अपने कपड़ों को आग लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। उस पर हमारा, मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और ये कोई पहला ब्लंडर नहीं होगा। 75 साल में आपने बहुत ब्लंडर किए, बहुत ब्लंडर किए आप जी। इमरान खान साहब की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए उसके ऊपर आईएसपीआर की जानिब से भी काफ़ी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है कि आईएसपीआर ने ये कहा है कि हमारे फ़ौजी अफसरान और एहलकार जो हैं वो उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात कतई तौर पर नामुनासिब हैं और कबूल नहीं किए जा सकते हैं। और ना सिर्फ ये बयान आया बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इन इल्ज़ामात के ऊपर इसकी मुकम्मल तहकीकात और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इसके बारे में पहले कह दिया
ये एक ठंडी सी ढीली सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या ये एक पीस ऑफ पेपर है? मुझे ये बताएं कि पेशावर के कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हुआ है, उसका कुछ जवाब दिया इन्होंने? ISPR की इसका क्या है कि जी आप ऐसी बातें ना किया करें शायद हमें गुस्सा आ जाए। ये तो इसी तरह की बात है। ये अब वो कहते हैं मुख्तारिया और गल बढ़ गई है, बातें अब इन चीजों से आगे जा चुकी है, बातें बढ़ चुकी, अब आगे बढ़ के रोकना होगा। ये लॉन्ग मार्च वहीं खड़ा है वजीराबाद, जहां TLP का जलसा आपने रोका था। आप कहते थे इनको ब्रिज क्रॉस नहीं करने देना, आपने कलअदम करार दे दिया था TLP को, आज ये उसी जगह खड़े हैं। लेकिन ये अनोखा लाडला है, इसको नहीं रोका जा सकता। इनके पास आईनी हक है एहतजाज का, TLP के पास नहीं था। यही तो एक मसला है, यही तो एक प्रॉब्लम है। सिस्टम के अंदर से बगावत का नाउजुबिल्ला, मैं क्या उसको बोलूं, सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है। खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल में बैठ के ये कह दिया है कि मुझे सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है, हर सिस्टम से, हर जगह से, हर ऑफिस के अंदर से खान साहब को सपोर्ट हासिल है। और अगर इतने पॉपुलर है तो फिर दे इनको, उस्मान बुजदार को दे कंट्री की चाबियां, फराह गोगी को मुल्क की चाबियां दे, फिर देखें कितना अरसा चलता है। वो भी करके देख लें आप, देखें वो भी इल्जाम तो, मेरा मकसद खान साहब तो 10 साल के लिए आना चाहते हैं, दे इनको 10 साल तक। वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो देख ये भी देख लें आप। अच्छा साजिद साहब, आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें वो रो पड़े हैं कि मेरी जो गैर अखलाकी वीडियोस बनाई गई हैं, जबकि इसके ऊपर FIA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि वीडियोस जाली हैं। ये मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा। जो मुद्दई है वो कह रहा है कि वीडियो बनाई गई हैं, FIA की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं कि वीडियो जाली है, वो वीडियो सामने नहीं आई है। मतलब ये क्या है सब? देखिए इसमें शाजिया, मेरे एक दो पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे ऊपर फर्स्ट ईयर के जो जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हजरात, जिन्होंने खुद देखी है वीडियो, मैंने उनसे एक दो बात की है, उन्होंने बताया कि वो देखने से ही पता चल जाता है, फोरेंसिक कराने की जरूरत नहीं है, उसको पहली दफा देखने से पता चल जाता है कि इसका फेक वीडियो। लेकिन उसमें जो खतरा उसमें क्या आ रहा है, ये तो अभी इसका इन्होंने आजम स्वाति साहब ने क्वेटा ले गए इस चीज को फौरन। अब मैं उसको जोड़ना चाहूंगा कुछ और चीजों से। आजम स्वाति जब अरेस्ट से निकले थे तो निकलते इन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया था। आज इस वीडियो को फौरन कहा गया ये क्वेटा में बनाई गई है। उसके बाद शहबाज गिल साहब का साथ ही ट्वीट आती है कि उस रेस्ट हाउस में और कई जजेस और कई लोग भी वहां ठहरे थे। क्वेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? उसकी चाबी फैसल नजीर साहब से मिलती है। फैसल नसीर उस पर ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की जा रही है, और वहां फैसल नजीर इस वक्त 25 करोड़ अवाम को फैसल नसीर के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? कभी ये भी किसी ने सोचने की कोशिश की है? सिर्फ इस वजह से है कि फैसल नसीर इनके एक चहेते एस्टेब्लिशमेंट के अफसर के साथ उसकी नहीं बनती। दे आर नॉट अलाइंड विद हिम। सिर्फ उसका कसूर यह है फैसल नसीर का कि जो इस वक्त DG ISI है वो उनके साथ अलाइंड है। उनका सिर्फ कसूर ये है और कुछ भी नहीं। लेकिन यार मैंने बताया ना कि ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज कल्ट है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज कल्ट है ये। अब देखा आजकल इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया जाता। इस वक्त पूरा जोर ये है कि ये रवात से ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं जाएगा, ये पिंडी जाएगा। अब उस पे मुझे इन पे कोई गिला नहीं, मुझे किसी पे कोई गिला नहीं है, मुझे उन पे गिला है जिन्होंने ये सारी प्रोडक्ट बनाई थी, जिन्होंने ये सारी प्रोडक्ट बनाई थी। जब एक बिल्डिंग बनाते हैं उसको पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या खामियां, अगर ये ना खड़ी हुई तो दोबारा इसकी मुरम्मत किस तरह करनी। अब लेकिन वही मुरम्मत नहीं करना चाहते तो फिर इसका आप गिला किसको देंगे? और दूसरा मैं ये बात, अगर एक बाशऊर आदमी ये कहूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है उसको अगर लिमिटेड करना है तो आहिस्ता आहिस्ता करें, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग आपने बनाई है। अगर आप बिल्कुल पीछे हटेंगे ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। इसकी मैं मिसाल ये देता हूं, MQM वालों ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि हमें अब कालें नहीं आती, तो हमें पता ही नहीं कि हम किस तरह बिहेव करें, किसको वोट दें। ये सारी बिल्डिंग आपने बनाई थी जनाब, आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकलें। ये जो लौंडे लपाड़े आपने तैयार किए थे बड़ी मुश्किल से, जिनको इकट्ठे कर करके आप करते रहे, जिनको आपने 2018 में लेकर आए थे, जिनके करैक्टर बनाते रहे, जिनके लिए आप मीडिया को कहते रहे कि सॉफ्ट इमेज इसका क्रिएट करें,
आप जिस तरीके से हर हर चीज करते रहे इनके लिए, प्लीज आहिस्ता आहिस्ता इनको छोड़ें। वो पागल हो चुके हैं इस वक्त, वो ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं। आप कहते हैं, अब वो कहते हैं नहीं, वो आपको घसीट घसीट के वो कहते हैं हम आपको न्यूट्रल नहीं होने देंगे। हाउ डेयर यू बिकम न्यूट्रल, यू आर आवर डैडी, यू आर आवर डैडी। वो अब बच्चे नहीं छोड़ते आपको, तो आप आहिस्ता आहिस्ता निकलना है इसमें से, तो वरना ये बिल्डिंग सारी की सारी कोलैप्स कर देगी। और उसमें अच्छा मैंने साजिद आपको साहब। बताया, अच्छा एक और मैं छोटा सा, सॉरी आपने स्वाति जी साहब जी। के बारे में कही, क्योंकि मुझे और कुछ पता चला कि स्वाति साहब के ऊपर इस वक्त केसेस हैं जमीनों के। उनकी कुछ फतेह जंग के अंदर जमीन है, कुछ उनकी जमीन हतार के अंदर है, वहां एक फैक्ट्री है, और उनके ब्रादर रिजवी के अंदर केसेस के हालात ये हैं। मुझे कल किसी ने इस्लामाबाद में बताया कि स्वाति साहब उन केसेस की वजह से भाग भाग के आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रूव हो चुके हैं, उनका लैंड रिकॉर्ड निकल चुका है। अब उसमें वो जो स्पेकुलेशन थी कि आजम स्वाति साहब, जिनका असली नाम मेरा ख्याल बशीर है, उन्होंने या तो वो भागना चाहते हैं पाकिस्तान से बच्चों को लेकर, या फिर वो महकमों को, अदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि वो मेरे जमीनों के केसेस को आगे ना लाया जाए। ये भी एक स्पेकुलेशन है, मुझे कल पता चली है। अब देखें, इसमें पाकिस्तान में हर चीज के पीछे 2-3 और चीजें छुपी होती हैं, क्या कहा जाए इसका। हर इंसान की फाइल मौजूद है। आप कहते हैं वीडियो, आप लोग कहते हैं मेरा नाम हिट लिस्ट में है, आप 25 करोड़ लोगों के नाम हिट लिस्ट पर हैं। मेरे ख्याल में 25 करोड़ लोगों की वीडियोस मौजूद है। अब वो चीजें इन चीजों से आगे जा चुकी हैं। मेरे ख्याल में आजम स्वाति साहब को चाहिए था एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाके रोए चीखे, वो वीडियो देखे बगैर, वो वीडियो उन्होंने बाद में देखी अपने रोने चीखने के बाद। लेकिन ये कि वो अब देखे ना, जिस तरह आपकी सियासत है, खान साहब ने कह दिया कि मेरी गंदी गंदी वीडियो है वो भी निकलेंगी। वो तो ये तो फिर हर एक की वीडियो मौजूद है आपकी। मरियम नवाज की कहते हैं इस तरह की चीजें मौजूद है, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ये फिर कंट्री के अंदर गांधी मौजूद है इस वक्त, दुनिया में पॉर्न देखने पर सबसे पहला नंबर आपका अपना। इस वक्त लोग आजम साजिद साहब, स्वाति, आपको क्या लगता है कि ये ऑडियो वीडियो का सिलसिला कब रुकेगा? हम कब देखेंगे कि किसी की ऑडियो वीडियो लीक नहीं हो रही है? आप कह रहे हैं किसी शाजिया, की उसके देखे ना दो चीजें, नहीं हुई है, तो ये जब आप सोसाइटी के किस तरह से ये मामला जब आप कंट्रोल? सोसाइटी के अंदर शाजिया किरदार बिल्डिंग शुरू करेंगी, जब आप शराफत को प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब जब चीजें, हर इंसान के दो चेहरे हैं, हर इंसान के पीछे, जिस तरह कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, उन्होंने पूरे मुल्क में 1 लीटर दूध सही नहीं मिलता, लेकिन यहां के मौलवी कहते हैं कि सारी दुनिया को मुसलमान करना है। तो जब आप करैक्टर बिल्डिंग शुरू करेंगे, जब आपके मुल्क के अंदर खालिस दूध मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अच्छा साजिद साहब, अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है और इसके क्या नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अमेरिका के अंदर अपने क्राइसिस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त 3-4 यूनिवर्सल इश्यूज हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहला मसला इन्फ्लेशन का है कि प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है हर चीज की। दूसरा, इस वक्त यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस है। ओपेक जो है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद ये सारे मसाइल हैं, और इसी का मसला जो है वो जो बाइडेन साहब को भी ये फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री बनेगी। कल यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर के दूसरे ट्यूसडे को होते हैं, और कल जो है वो आखिरी दिन होगा सोशलिस्ट एजेंडे का, ओपन एयर ड्रग मार्केट्स का, ओपन बॉर्डर्स का, और उसमें पाकिस्तान के लिए भी 2-3 इसमें निशानियां मौजूद हैं। कल मिड टर्म का जो रिजल्ट होगा उसमें रिपब्लिकन आगे आ रहे हैं दोनों हाउसेज में। पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा, मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूं। वो इंपैक्ट ये होगा कि सबसे पहले उनका जो रिपब्लिकन विश लिस्ट है उसके अंदर मौजूद है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमिलिएशन हुई है, जो डीमोरलाइज तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ है, रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन उसका जवाब चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और जिस तरह पंजशेर वैली के अंदर इन्होंने कई शवाहिद मौजूद थे कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है वहां पे, तो वो जाहिर है पाकिस्तान पे भी नजला गिरेगा, उसके जवाब पाकिस्तान से भी मांगे जाएंगे। एक तो ये इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, उनके विश लिस्ट जो रिपब्लिकन है उसके अंदर क्लियर है कि इन्वायरमेंटल जो पॉलिसीज थी बाइडेन की, पेरिस अकॉर्ड, वहां से उस पर इंपैक्ट आएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA जो है उसका बजट कम किया जाएगा, उसके रीजनल ऑफिस बंद किए जाएंगे,
और जब उसका बजट कम किया जाएगा तो उसकी ग्रांट्स वो भी खत्म हो जाएंगे। और वो ग्रांट्स जो है इस वक्त आपके सैलाब के, आपके बिलावल भुट्टो साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने फरमाया था ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे फ्लड आए हैं, तो वो ग्रांटें भी रुक जाएंगी। ये दो इम्पैक्ट होगा, आपको कल फौरन पाकिस्तान को झटका लगेगा। और तीसरा, इसमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त जो था चाइना पॉलिसी थोड़ी चेंज आएगी। आपके साथ जो थोड़े बहुत मरासम पिछले दिनों में उन्होंने बनाए थे, कुछ लोग इंपोर्टेड यहां से जाते रहे, पाकिस्तान से आते रहे, उनको भी झटका लगेगा कल। और उसमें चाइना पॉलिसी को जब ये रिविजिट किया जाएगा, हालांकि बाईपार्टिसन इशू है, लेकिन रिपब्लिकन थोड़ा सा उस पर मजीद प्रेशर चाइना पे डालना चाहते हैं। जब डालेंगे तो मेरे खदशात में वो भारत के मजीद करीब जाएंगे। आप पहले ही इररेलिवेंट हैं, आप पहले ही आप गवादर में सऊदी और चाइना के साथ रिफाइनरी बनाने का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं। तो इन सारी चीजों को जब देखा जाएगा तो रिपब्लिकन दूसरे एंगल से देखेंगे, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप विद पाकिस्तान अमेरिका उनको रिविजिट किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। अच्छा साजिद साहब, दिल्ली के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि आज वैसे तो COP27 जो है वो उसका इजलास चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गए हुए हैं, बहुत सारे ममालिक के जो वज़राए आज़म हैं वहाँ पर मौजूद हैं, सदूर वहाँ पर मौजूद हैं और इन्वायरमेंट के हवाले से बातचीत की जा रही है। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो किसी तौर कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। आज न्यू दिल्ली जो है वो सबसे पोल्यूटेड शहरों में नंबर 1 पर है। लाहौर की हालत आपके सामने है। इस्लामाबाद की जो एयर क्वालिटी है वो भी पोल्यूटेड है, अनहेल्दी वो किया गया है। कराची गंदे शहरों में शुमार होता है। पेशावर की आबो हवा जो है वो सेहत के लिए मुज़र करार दी जाती है। आप क्या समझते हैं ये एनवायरनमेंट का जो इशू है ये क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा? बड़े ममालिक जो हैं इसके ऊपर बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके सद्देबाब के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? इसमें शाज़िया, मैं दिल्ली खुद कई दफा गया हूं। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपने दिल्ली की इन्वायरमेंट के बारे में बात की है, वहां पे जो बसेस, रिक्शे सारे वो गैस पे चलते हैं। अगर फिर भी वो इतने पोल्यूटेड है तो आप देखिए आपके क्या हालात होंगे। आपके हालात तो फिर उनसे भी अबतर होंगे। मैं इस्लामाबाद में जवान हुआ हूँ। इस्लामाबाद के अभी तक मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है। मैंने जब भी देखा है हमेशा उसके ऊपर बादल छाए होते हैं। मैंने कई दफा पूछा ये बादल है, तो वो कहते हैं नहीं, ये सारे जो टेक्सला उस एरिया के अंदर जो क्रशर लगे हुए हैं उनका पोल्यूशन है। तो आपके खुद हालात इतने सख्त खराब हैं वहां पे। आप दिल्ली को तो क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज है, दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर आपका बॉर्डर उसके साथ है, चाइना है। और वो जो पेरिस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। दुनिया के एनवायरमेंटल जो एफर्ट्स की जा रही है उसमें चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ दैम। तो एनवायरमेंट एक इशू है, लेकिन जो लेफ्ट विंग है, जो लिबरल है, उनको ज्यादा उसको पुश करते हैं। लेकिन देखें, इसका बैलेंस होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग आदर कितना हमको असर कर रही है। पाकिस्तान के अंदर आजकल फाग का सीजन है, लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अब फसलें जलाएगा हम उनके ऊपर केस करेंगे, जुर्माने करेंगे। ईंटों के भट्टे जो है उनके बारे में किया जा रहा है, गाड़ियां जो जिनके धुएं ज्यादा है उसके बारे में। लेकिन पॉलिसीज, कानून तो पहले ही मौजूद हैं, लेकिन उनको इन्फोर्स करना चाहिए। अब देखें, आप बात कर रही हैं, जब तक हर इंसान इस पे कोशिश नहीं करेगा, अपना हिस्सा नहीं डालेगा, तो एनवायरनमेंट किस तरह ठीक होगी। हमारा देखें, मैं कई ममालिक के अंदर गया हूं, मैं सफर करता रहता हूं। वो मुआशी तौर पर इतने ताकतवर नहीं होते, लेकिन उनके गलियों सड़कों पे मैं कई दफा गया हूं, स्पॉटलेस होती है। मैं अभी आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले पुर्तगाल गया, तो वहां छोटे छोटे गांव में गया, बिल्कुल साफ सुथरे थे। उसकी वजह ये होती है कि लोगों के अंदर सफाई का एक शौक होता है। और मैं यहाँ एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि मैं अगले दिन एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जापानीज लोग क्या करते हैं, सफाई करना, अपने घरों की गलियों की सफाई करना उनकी डेली हैबिट्स का हिस्सा है। और वो समझते हैं, जापानीज कल्चर ये है कि वो कहते हैं जब सफाई की जाती है, यू गेन एनर्जी आउट ऑफ इट। आप किसी चीज को साफ करते हैं, आप करके देख लें, आप अपने घर को, गली को साफ करेंगे, यू विल गेन एनर्जी, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। आपको अच्छा फील होगा कि मैंने आज सफाई की है। बिल्कुल इसी तरह फील होगा जब आप नहाने के बाद अच्छे कपड़े पहनते हैं तो यू फील गुड। लेकिन ये फिर
हमारा तो मजहब कहता है कि सफाई निसफ आधा ईमान है हमारा, लेकिन हम लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। काश ये सारी दुनिया इस एंगल से सोचे तो मेरे ख्याल में हमारी गलियां और एनवायरनमेंट सारी ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ सोच की बात है। अच्छा साजिद साहब, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच गया। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पहुंचे हैं तो वो लोगों में एक जो ठंडा पड़ा हुआ जोश था वो दोबारा से उनका शायद वो जोश जवान हो गया है। और लोग जो हैं वो अब दोबारा से उन्होंने उम्मीदें बांध ली हैं कि ये जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान के पीछे पीछे आ रहा है। और चाहे हमारी टीम की कोशिश नहीं थी वहां तक पहुंचने की, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। बाकी टीमों का बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मदद की। तो आप क्या समझते हैं ये जो हमारे क्रिकेट टीम है, वैसे मेरी ये अपनी ज़ाती राय होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पूरे पाकिस्तानियों को जानमाज़ पे बिठा दिया है दुआएं मांगने के लिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं पाकिस्तानी टीम का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बिल्कुल उनकी हर हर गेम से मुतमिन था। देखिए, बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। आपने नोट किया होगा कि दिस इज कॉल्ड द गेम। उन्होंने चाहे ऑफेंसिव हो चाहे डिफेंसिव हो, लेकिन दे प्लेड वेरी वेल। मैं खास कर जो शाहीन आफरीदी हैं, उनके कल जो 4 विकेटें थी, अमेजिंग। मैं समझता हूं ही इज अ स्टार ऑफ पाकिस्तान। बेशक मैं उनके जो सुसर है आफरीदी साहब, उनका भी बहुत बड़ा फैन था, लेकिन माय फेवरेट प्लेयर इज शाहीन आफरीदी। इज अ वंडरफुल जेंटलमैन, ही इज अ हीरो ऑफ माइन। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अगर पाकिस्तान खेल रहा हो तो अल्टीमेटली मेरी फीलिंग्स पाकिस्तान के साथ होती हैं, लेकिन जब भारत खेल रहा हो किसी और टीम के खिलाफ तो मेरी फीलिंग्स उनके साथ होती हैं। दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स एज वेल। बोथ टीमें वेरी नाइस। मैं बल्कि एक्सपेक्ट करता हूं कि दोनों टीमें खेलें फाइनल में। तो इसको एज ए गेम हम इसको नॉट एज ए पाकिस्तान इंडिया इसको करें, लेकिन एज ए क्रिकेट हम एंजॉय करें। गेम इज अ गेम, इज अ वंडरफुल गेम एंड आई हैव अ पैशन फॉर दैट। माय प्रेयर्स फॉर पाकिस्तानी टीम। और मैं समझता हूं कि आजकल जो हालात हैं उसके लिए अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है तो मेरे ख्याल में एक बोनस होगा, एक खुशी की लहर होगी। बड़े अरसे बाद हमें कोई खुशखबरी मिलेगी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे मेरे ख्याल में जितने हमने टॉपिक डिस्कस करने थे हम कर चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पर भी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।